मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं डिजिटल बुलेटिन। आज बुलेटिन में बात होगी आसाराम बापू केस में हुई सजा की, नजर रामचरितमानस विवाद पर भी डालेंगे और खेल जगत से जुड़ी अहम खबरें भी आज आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबर से। आसाराम को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। कल ही गुजरात के सेशन कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। अब उसी कड़ी में आज फैसला सुना दिया गया है। इससे पहले एक और बलात्कार मामले में ही आसाराम पहले से उम्र कैद की सजा काट रहा है। ऐसे में एक बार फिर दोषी सिद्ध हो जाने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जानकारी के लिए बता देते हैं कि कल गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया था। वहीं अन्य आरोपी को कोर्ट ने निर्दोष बताया था। केस की बात करें तो दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसमें छोटी बहन के आरोप पर नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। वहीं बड़ी बहन के आरोपी आसाराम को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अब आसाराम को ये झटका तो मिल गया है, लेकिन वकील अब हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। आसाराम के वकील ने कहा कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अभी तक आसाराम को कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। जो दूसरा रेप केस उस पर चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल नवंबर में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी जा चुकी है। तब आसाराम की तरफ से दलील दी गई थी कि उसकी उम्र हो चुकी है और कई तरह की बीमारियां भी हैं, ऐसे में उसे जमानत का अधिकार है। लेकिन तब कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी और सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर बवाल खड़ा किया, फिर अखिलेश ने शूद्र वाली सियासत को रफ्तार दे दी और अब साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी 2024 के लिए दलित पिछड़े वाले मिशन पर आगे बढ़ चली है। इसका सबूत ये पोस्टर है जो सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया। इस पोस्टर को लगाने वाले हैं डॉक्टर उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, जिन्होंने अपने नाम के आगे ही शूद्र लिख दिया। जिस उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने ये पोस्टर लगवाया वो खुद को अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्र महासभा के राष्ट्र महासचिव बताते हैं। साथ ही इस पोस्टर में ऊपर की तरफ लिखा गया है जय शूद्र समाज और बताया ये भी गया है कि शूद्र समाज में 6743 जातियां हैं। यानी अखिलेश ने शूद्र वाली जिस सियासत को हवा दी है वो देश के अलग अलग हिस्सों से रफ्तार पकड़ रही है और ये सीधा संकेत 2024 के चुनाव का है, जिसकी हसरत पाले समाजवादी पार्टी इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन भाजपा को अखिलेश की रणनीति चुभ रही है। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश 2024 की चुनावी लड़ाई को एक बार फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की है। पोस्टर में जिन हजारों जातियों का दावा किया गया है वो बहुजन समाज की ही 85% जातियां हैं, जिन्हें काशीराम ने एकजुट कर नया संदेश पैदा किया था। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य के 85 बनाम 15 वाले नारे को भी आगे ले जा रहा है। आज देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर आवाज उठी है तो पूरा देश एक साथ खड़ा है। साथ ही साथ कुछ चंद मुट्ठीभर लोग जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, जो धर्म के नाम पर इनको नीच, अधम, मारने पीटने का पात्र, अपमान किए जाने का पात्र बताते हैं, उन्हीं अकेले के पेट में दर्द है। शेष पूरे देश के लोग, बुद्धिजीवी हो या गांव का आम आदमी हो, सब एक मत एक साथ खड़ा है। अखिलेश ने शूद्र वाली जो चाल चली है वो यूपी की सियासत में इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, बल्कि इसका दायरा अभी देश के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा। जब विधानसभा का सत्र होगा तो वहां भी शूद्र वाली सियासत पर जबरन बवाल की उम्मीद है। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं
और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। तो आगामी विधानसभा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। यानी बवाल बढ़ना तय है। अखिलेश ने ठान लिया है कि वो 24 की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएंगे। उधर भाजपा कहती है कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को लोहिया की विचारधारा के रास्ते से हटा दिया है। यूपी की सियासत में स्वामी और अखिलेश के खिलाफ भाजपा ने नई हुंकार भर दी है, लेकिन ना तो अखिलेश पीछे हटते दिख रहे हैं और ना ही स्वामी, बल्कि स्वामी तो चुन चुन कर अपने विरोधियों पर चुभने वाले पलटवार कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी पर 21 लाख का इनाम घोषित किया था, जिस पर स्वामी ने पलटवार भी कर दिया। ये पूरी लड़ाई वोट की है। अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनके बयानों से न सिर्फ चुनिंदा लोगों को तकलीफ हो रही है, जबकि दलित और पिछड़ों को ये राजनीति रास आ रही है। कहा जा सकता है कि अखिलेश ने 24 के लिए अपना नया ट्रैक पकड़ लिया है, लेकिन वो इनमें कितने सफल होते हैं ये तो भविष्य की गर्त में है। चलिए रुक करते हैं तीसरी खबर की तरफ। नीतीश कुमार से नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर जेडीयू में हिस्सेदारी वाली बात दोहराई। कुशवाहा ने नीतीश पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि बगैर हिस्सेदारी लिए वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वहीं बिहार में एनडीए को मजबूत करने में जुटी बीजेपी की नजर अब चिराग, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर टिकी हुई है। जेडीयू में हिस्सेदारी की मांग कर रहे उपेंद्र कुशवाहा जब आज मीडिया के सामने आए तो उनकी जुबान पर हर उस एहसान का जवाब था जो जेडीयू के नेता उन्हें गिना रहे थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली है कि कोई उखाड़ के फेंक देगा? आरजेडी के लोग ही कह रहे हैं कि डील हुई है गठबंधन करते समय, इस डील का खुलासा होना चाहिए। जेडीयू के नेता उल्हाना दे रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने दिया, कहा नाम के लिए अधिकार दिया गया, पार्टी से जुड़े फैसलों में कोई भूमिका नहीं थी, फैसला लेने से पहले राय नहीं ली जाती थी। कुशवाहा ने जेडीयू नेता को जवाब देने के बाद फिर हिस्सेदारी वाली बात दोहराई। जरा सुनिए कुशवाहा ने क्या कहा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आए, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। और इसी के कारण अभी भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है। उस समय की बात 2013 की बात की जा रही है, तब की बात अलग थी। आज की जो बात है, आज ठीक से मुख्यमंत्री जी नहीं संभल पाएंगे तो पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। और हमारे लिए चिंता का विषय यही है, हम नहीं चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो इस रूप में पार्टी खड़ी हुई, करोड़ों बिहार के अति पिछड़ा लवकुश समाज के लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने भी, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाने का काम किया।
उनके हितों की चिंता है मुझको, इसलिए आज भी भरोसा है और आज भी बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि आप अपनी इच्छा से कीजिए, दूसरे की इच्छा से कीजिएगा तो गड़बड़ी होगी। और अभी भी हम उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी हम उनसे कहेंगे कि अभी भी वक्त है, बचा लीजिए मुख्यमंत्री। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पर हुए हमले का जिक्र भी किया। पटना में जेडीयू नेता बयानों की लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी जगह सड़कों पर जेडीयू कार्यकर्ता आपस में ही मारामारी मचाए हुए थे। भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में सड़क पर हंगामा हुआ। उपेंद्र समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए, किसी का सर फूटा तो किसी ने लाठी खाई। खैर अब ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी ये तो वक्त बताएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की आपत्ति। सूबे की सियासत की धारा का प्रवाह सबसे चुभने वाली बहस की तरफ मुड़ गई है, लेकिन इसमें अब बसपा भी कूद गई है। राजनीतिक जमात हो या कोई और नेता, रामचरितमानस विवाद पर सबके अपने अपने तर्क हैं। एक तर्क बसपा अध्यक्ष मायावती का भी है। मायावती ने ट्वीट के जरिए सपा और भाजपा पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा, संकीर्ण राजनीतिक व चुनौती स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़ा करके जाति और धर्म द्वेष, उन्माद, उत्तेजना व नफरत फैलाना, बॉयकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने रामचरितमानस विवाद पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में सपा के राजनीतिक रंग पर सवाल किया तो दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। चलिए देखिए कि मायावती ने अपने दूसरे और तीसरे ट्वीट में क्या लिखा। माना जा रहा है कि मायावती रामचरितमानस विवाद पर ट्वीट के जरिए संदेश देना चाहती हैं कि सपा और भाजपा धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि बसपा का एजेंडा धर्म नहीं बल्कि सुशासन है। मायावती के पिछले बयानों को देखें तो वो लगातार कहती रही हैं कि सपा और भाजपा में मिलीभगत है, और जब रामचरितमानस विवाद के बहाने उन्होंने एक बार फिर सपा और भाजपा में मिलीभगत वाले आरोप को हवा दे दी है। माना जा रहा है कि मायावती सपा और भाजपा पर इसलिए भी मिलीभगत के आरोप लगा रही हैं क्योंकि अगर चुनावी मौसम में ये मुद्दा इसी तरह गर्म रहा तो फिर बसपा को धार्मिक आधार पर वोटरों के भाजपा और सपा के खेमे में बंट जाने का अंदेशा है। ऐसी हालत में बसपा को सबसे बड़ा झटका लगने का खतरा सता रहा है। ऐसे में मायावती ने दोनों पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। चलिए अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को हुए इकाना स्टेडियम में T20 मुकाबले में खराब पिच के चलते ये मुद्दा विवादों में आ गया है। मैच के बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या समेत कई दिग्गजों ने पिच की आलोचना की थी, जहां इस बीच खबर ये आई कि बीसीसीआई ने लखनऊ पिच क्यूरेटर को पद से हटा दिया है। दरअसल T20 क्रिकेट में फैंस को चौके छक्के की उम्मीद होती है, लेकिन दूसरे T20 मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान के साथ 99 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 19.5 ओवर्स में 4 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय सरजमी पर खेले गए किसी इंटरनेशनल T20 मैच में एक भी छक्का नहीं लगा हो। इस मुकाबले के दौरान सूर्य कुमार यादव को छोड़कर कोई बल्लेबाज 20 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाया। रिपोर्ट्स के अनुसार पिच क्यूरेटर सुरेंद्र कुमार को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। अब संजीव अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब ये पद संभालने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि क्यूरेटर ने काली मिट्टी की 2 पिचें तैयार की थी, लेकिन टीम प्रबंध में मैच से 3 दिन पहले ही आखिरी मिनट में लाल मिट्टी की पिच लगाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारत या न्यूजीलैंड का कोई भी खिलाड़ी इस पिच पर बल्लेबाजी करते समय कंफर्टेबल नजर नहीं आया। मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, इकाना में खेले गए मैच में दोनों ही टीम बड़ी मुश्किल से 100 रनों तक पहुंची। यहां स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मदद मिली। पिच में टर्न बहुत ज्यादा था। दोनों ही पारियों में एक भी 6 नहीं लगा। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 1 फरवरी यानी बुधवार के दिन खेला जाएगा। ये मैच जीतने के बाद हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में सीरीज जीतने के सिलसिले को जारी रख पाएंगे। फिलहाल डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।